Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will start with chapter 2, overview of processing infrastructure. ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है ये कौन सा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर जो IBF का सर्टिफिकेशन एग्जाम है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर का ये मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर आप सभी जानते हैं कि IBF का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले जो है वो कवर करना है, हम लोग देखेंगे कि गोपाल कृष्णा कमेटी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे IT स्ट्रैटेजी डिटेल में पूरा अच्छे से, ठीक है। IT स्ट्रैटेजी के बाद हम लोग देखेंगे अल्टरनेट चैनल्स। अल्टरनेट चैनल में हमें जो देखना है वो देखना है ECS, ठीक है। ECS के बाद हम लोग देखेंगे CTS के बाद हम लोग देखेंगे नेफ्ट, देन हम लोग देखेंगे RTGS, उसके बाद हम लोग देखेंगे IMPS, देन UPI, ठीक है। और UPI के बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो एक बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बैक ऑफिस स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। बैक ऑफिस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे BBO, CBO, NBO। BBO है ब्रांच बैक ऑफिस, सिटी बैक ऑफिस, और है नेशनल बैक ऑफिस, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर के बाद ना हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर का यदि आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप गीकी बैंकर्स जो हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड करोगे। गीकी बैंकर्स ऐप जो है वो आपको मिलेगा कहाँ, तो प्ले स्टोर पे मिलेगा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे। और ये ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करता है, लेकिन ये जो गूगल प्ले स्टोर पे है वो iOS में काम नहीं करेगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या फिर गीकी बैंकर्स चैनल पे भी एक वीडियो है, आप लिखेंगे गीकी बैंकर्स iOS तो वो आ जाएगा। फिर वहाँ पे है एक कॉमन ऐप होता है जिसमें ORG कोड और ये डालना होता है, जिससे iOS पे भी स्मूथली अच्छे से चलता है वो। लेकिन उसके लिए यदि आप एप्पल स्टोर पे आप सर्च करने जाएंगे ऐप को तो वो ऐप आपको वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गीकी बैंकर्स ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको लेक्चर के साथ जो है वो चैप्टर वाइज ना MCQs भी मिलेंगे, ठीक है, MCQs भी मिलेंगे, ठीक है। टोटल MCQs 1500 के आसपास जो है वो रहेगा, एंड दैट विल बी सफिशिएंट टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए इसको। देखिए जी गोपाल कृष्णा कमेटी क्या था, देखिए जब 2000 स्टार्टिंग ऑफ 2000 मतलब 2005-10 के आसपास जब हमारा CBS आया, मान लीजिए ब्रांचेज में, तो CBS जब आया तो IT का यूज़ बढ़ा, है ना। और IT का यूज़ जब बढ़ा तो मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिसी और इससे रिलेटेड बहुत कुछ नहीं था उस टाइम में। तो RBI ने क्या किया कि जनवरी 2011 में एक कमेटी बनाया, ठीक है, एक कमेटी जो है वो बना, जी गोपाल कृष्णा कमेटी इसका नाम था, ठीक है। कि इसमें जो मेनली ये कमेटी जो बनाने का मेन जो एम था वो क्या था कि जो हमारा IT है, सबसे पहला जो है वो IT, साइबर फ्रॉड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी,
तो इसको कैसे इंश्योर किया जाए, उससे रिलेटेड ये जो है वो कमेटी बना था। और इसमें ना ये चेयरमैनशिप था जी गोपाल कृष्णा के पास, और इसमें जो और मेंबर थे वो मेंबर थे उस टाइम में पी के पांडा, ठीक है, जो सीजीएम थे आरबीआई में उस टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें थे प्रोफेसर एच कृष्णमूर्ति, आईआईएससी बेंगलोर में साइंटिस्ट थे वो। जी शिवा कुमार आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर थे। श्री पवन दुग्गल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट थे। तो ये सब लोग थे उधर, है ना, ये सारे लोग थे कमेटी में। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमिटी वॉज टू एड्रेस द ग्रोइंग चैलेंज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। यदि मैं एक सेंटेंस में कंक्लूड करूं कि ये कमेटी क्या था, तो ये कमेटी क्या था कि जो ग्रोइंग चैलेंज और रिस्क है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एसोसिएटेड, ठीक है, उसको एड्रेस करना। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आईटी आया, तो आईटी के साथ साथ और भी चीज़ें आई, जैसे कि आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आया। सब काम तो बैंक खुद ही नहीं करता है, आईटी के लिए वेंडर को भी वो हायर करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो आईटी गवर्नेंस का जो है वो नीड था उस टाइम में। ऑपरेशंस में आईटी का बहुत यूज हो गया, तो इस सब के लिए जो है वो गाइडलाइंस समझिए, या एक हमारे पास ये नहीं था कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है ना। एक होता है ना थ्रेशोल्ड लिमिट, वो क्या होगा, ठीक है, कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ तक वेंडर को इंगेज कर सकते हैं किस काम के लिए, ठीक है। तो जी गोपाल कृष्णा कमेटी इसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो इतना तो हो गया। और ये देखिए ये जी गोपाल कृष्णा कमेटी जो बना था, ठीक है, तो जनवरी 2011 में, ठीक है, जनवरी 2011 में ये अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया था, ठीक है। और पब्लिकली जो अवेल कराया गया वो कराया गया कब, तो अप्रैल 2011 में। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं ना शुरुआत में बोला था कि 2011 में बना, तो बनते ही तो रिपोर्ट नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए कि इसने अपना रिपोर्ट जो दिया था, कमेटी ने आरबीआई को तो दिया होगा ना रिपोर्ट, वो रिपोर्ट दिया था जनवरी 2011 में। एक्चुअल बना कब था, तो हो सकता है कि उससे पहले 2010 के आसपास कभी बना हो, लेकिन 2011 में ये अपना रिपोर्ट दिया था, कमेटी ने सबमिट किया, ठीक है। और 2011 अप्रैल में जो है इसको पब्लिकली अवेलेबल करा दिया गया, रिलीज कर दिया गया पब्लिक डोमेन में, ठीक है। तो आप एक बार हम इसको ना एक बार पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है। जी गोपाल कृष्णा कमेटी। The G. Gopal Krishna Committee, established by the Reserve Bank of India, played a pivotal role in enhancing the banking sector's approach to information security and technology risk management. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। The guidelines and recommendation made by this committee have played a significant role in shaping the policies and practices related to information security एंड टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट में एक तरीके से ये माइलस्टोन था ये कमेटी। दिस कमेटी ऑफिशियली नॉन एज द वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। ऑफिशियली किस नाम से जाना गया, वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर फ्रॉड्स। वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट और साइबर फ्रॉड। इसके लिए, इसी को एड्रेस करने के लिए बना था, ठीक है। सबमिटेड इट रिपोर्ट इन 2011 एंड द रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप हैड बीन पब्लिश्ड इन अप्रैल 2011, ठीक है। तो मुझे लगता है जी गोपाल कृष्णा कमेटी में कोई इशू आप लोगों को नहीं होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं आईटी स्ट्रैटेजी क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आईटी स्ट्रैटेजी। देखिए आईटी स्ट्रैटेजी क्या है कि देखिए क्या,
आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए बैंक में, तो उससे रिलेटेड जो प्लानिंग है, कुछ आपने सोच रखा होगा ना कि फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, एग्जिस्टिंग में कोई डिफिशियंसी है उसको ठीक करना है, कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ सर्विसेज हटानी है, कुछ ऐड करनी है। तो मतलब ओवरऑल जो आईटी मैनेजमेंट है ना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो आईटी स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ऐसे बोल सकते हो, या आईटी रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। IT strategy are crucial in ensuring that IT services align with the business goals, deliver value, and are managed effectively. ठीक है, it ensures that IT services not only support but also enhance the strategic objective of the organization. IT strategy provide guidance to identify, select, prioritize services that are aligned to business requirement. देखिए, आईटी स्ट्रैटेजी क्या है कि आपका जो आईटी सर्विसेज है और जो बिजनेस गोल है, ठीक है, चाहे वो बैंक हो या दूसरे फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हमारा जो सर्विसेज है वो हमारे बिजनेस गोल से अलाइन है कि नहीं है, जो हम करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए मेरे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है सफिशिएंट कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसमें हम लोग ना आईटी सर्विसेज में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आईटी सर्विसेज चाहिए, प्रायोरिटाइज करते हैं कि 5 सर्विसेज चाहिए, उसमें से पहले कौन सा चाहिए, ठीक है, या कौन सा जरूरी है हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये सब काम जो है वो आईटी स्ट्रैटेजी में हम लोग करते हैं। देखिए, अब आईटी स्ट्रैटेजी जो होता है ना, ओवरऑल ऐसा नहीं कि एक ब्रॉड टर्म है। अब मान लीजिए कि आईटी सर्विसेज आपको लाना है तो पॉकेट भी तो देखेंगे ना। ठीक है, एक छोटा बैंक को यदि बोला जाए, मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव बैंक है मान लीजिए, अब कोऑपरेटिव बैंक को हम कुछ बोले कि ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करो जो उसके बैलेंस शीट के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, करोड़्स ऑफ रुपीज़ उसमें लगने, तो वो शायद नहीं करेगा। तो मान लीजिए ये पार्ट हो जाएगा फिनेंशियल मैनेजमेंट का। सर्विस वैल्यूएशन का, कि जो सर्विस आपको लाना है वो कितना वैल्यू ऐड करेगा आपके कस्टमर्स के लिए। प्रोविजनिंग वैल्यू और सर्विस वैल्यू पोटेंशियल। प्रोविजनिंग वैल्यू होता है कि क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है, और सर्विस वैल्यू पोटेंशियल मतलब मैक्स वैल्यू क्या जनरेट कर रहा है। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कौन सा सर्विसेज हमें चाहिए, किसको रिमूव करना है, किसको रखना है एज पर आवर नीड। उसमें बहुत सारा पैरामीटर हो सकता है, पैसा, नीड, कंप्लाइंस से रिलेटेड कुछ चीज़। तो डिमांड मैनेजमेंट मतलब कि आपका जो फ्यूचर नीड होगा आईटी सर्विसेज में, उसको प्रिडिक्ट करके अभी से उस पर काम पे लग जाना। प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जब आप आईटी सर्विसेज को हायर करना चाह रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है। तो ये सारा आईटी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो अब हम लोग ना इसमें 1 बाय 1 एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले है क्या कि फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो टू मैनेज आईटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली, इंश्योरिंग दे अलाइन विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड डिलीवर ऑप्टिमल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एकदम सेल्फ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है एक तरीके से कि मान लीजिए कि बैंक है तो वही ना पैसा लगाएगा जहाँ पर उसको 2 पैसा कमाए बैंक, 2 पैसा रिटर्न हो। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी लगा देगा। तो जैसे हम फिनेंशियल अपना मैनेज करते हैं कि आपका जो सैलरी है तो आप देखते हैं ना कि खर्चा कितना रखना है, इन्वेस्ट कितना करना है, बचाना है कितना है ना, कुछ इस तरीके से आप बनाते हो ना अपना। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम यही देखते हैं कि आईटी सर्विसेज में से जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मुझे, किस सर्विस को रखने से, या कौन सा सर्विस हम ला सकते हैं। तो मेनली ना हम फिनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड फिनेंशियल्स की बात करते हैं। और इसमें कौन कौन सा स्टेप होता है, जैसे बजटिंग है, कॉस्ट कंट्रोल, अकाउंटिंग फॉर आईटी एक्सपेंसेज,
इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ आईटी डिसीजन, तो ये सब होता है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट आईटी इन्वेस्टमेंट, मेंटेनिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ आईटी टू द बिजनेस। इसमें हम लोग जो है इस स्टेप में कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ध्यान देते हैं। और किसी भी आईटी सर्विसेज का एक फिनेंशियल वैल्यू तो होगा कि नहीं होगा, तो फिनेंशियल वैल्यू क्या होगा इसको भी देखते हैं। तो मुझे लगता है फिनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। यदि आप बुक पढ़ोगे ना प्रिस्क्राइब, तो उसमें ना मतलब कम्प्लेक्स टाइप का दे रखा है, तो मैंने अपने हिसाब से बहुत इजी करने का प्रयास किया है, ठीक है, और होपफुली की समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस वैल्यूएशन। सर्विस वैल्यूएशन क्या है? देखिए, सर्विस वैल्यूएशन का एक ही मतलब है कि जब आप कोई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते हो अपने बैंक में, तो वो क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है। वैल्यू तो जनरेट करेगा ना, ऐसे तो पैसा हम नहीं फेंक देंगे कहीं पे भी, ठीक है ना। अब हम सोचे हैं कि मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव बैंक है, वो सोचे कि SBI योनो लेके आया 5000 करोड़ का, मान लीजिए। आप यदि गूगल करोगे तो यही दिखता है कि IBM से शायद था उनका कॉन्ट्रैक्ट 5000 करोड़, शायद इससे ज़्यादा ही होगा। तो अब कोऑपरेटिव बैंक तो योनो बनाने नहीं जाएगा, है कि नहीं, शायद उसके लिए इतना ज़रूरी भी नहीं हो। तो यही चीज़ है कि सर्विस वैल्यूएशन में क्या है कि हम लोग बात करते हैं कि सर्विस क्या वैल्यू जनरेट करेगा। पहला जो इसमें है हमारा क्या है, प्रोविजनिंग वैल्यू सर्विस वैल्यूएशन में। तो प्रोविजनिंग वैल्यू में हम जस्ट देखते हैं कि जो सर्विस हमने अवेलेबल कराया है यूज़र को, तो क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। और सर्विस वैल्यू पोटेंशियल में देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू और सर्विस कैन ऑफर, बस यही अंतर है। सर्विस वैल्यूएशन में तो हम लोग वैल्यू को देखते हैं, प्रोविजनिंग वैल्यू में सिर्फ वैल्यू को देखते हैं, द वैल्यू क्रिएटेड बाय मेकिंग अ सर्विस अवेलेबल टू यूजर्स। और सर्विस वैल्यू पोटेंशियल में द मैक्सिमम वैल्यू अ सर्विस कैन ऑफर टू अ यूजर। आगे का पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, समझाने के लिए। सर्विस वैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्या कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब देखिए, बैंक के पोर्टफोलियो में कौन कौन से आईटी सर्विसेज होंगे, तो ये भी आईटी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है पर्सनल लेवल पे, आप सभी में से किसी का, तो आप देखते हो ना कि म्यूचुअल फंड कितने का लेना है, FD कितने का लेना है, RD कितने का लेना है, ट्रेडिंग कितने का करना है, इन्वेस्टमेंट कितने का करना है, देखते हो कि नहीं आप। फिर आप उसमें भी देखते हैं कि PSU में कितना लगाना है, पेनी स्टॉक में कितना लगाना है, मतलब अपने हिसाब से आप डाइवर्सिफाई करते हो। बहुत कुछ उसमें होता है कि आप कितना एफोर्ड कर सकते हैं, रिस्क रिवार्ड। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यही है कि बैंक को ये डिसाइड करना होता है कि उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से आईटी सर्विसेज रहेंगे एज पर देयर नीड। और वो नीड जो है बहुत सारे पैरामीटर से डिराइव होता है कि उस इंस्टीट्यूशन का साइज क्या है, बैलेंस शीट का साइज क्या है, यूजर्स का नेचर क्या है ना। आप ऐसे देखो तो एक कोऑपरेटिव बैंक या RRB के जो कस्टमर का प्रोफाइल होगा और एक HDFC बैंक के जो कस्टमर का प्रोफाइल होगा, दोनों में बहुत अंतर है। HDFC बैंक का जो कस्टमर होगा वो शायद 1 साल में एक बार भी नहीं जाता होगा, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं वो पर डे ही आते हैं ब्रांच, ठीक है। मतलब ऐसा सबके साथ नहीं है, जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है कि टू ओवरसी द इंटायर सेट ऑफ IT सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट लाइक अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट, बैलेंसिंग द पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, अलाइंग इट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड इंश्योरिंग ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि अपने इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, सर्विसेज में देख करके कि कौन सा सर्विसेज हमको कितना रिटर्न देगा, कितना प्रॉफिटेबल होगा, तो उसके हिसाब से उसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, नहीं तो रिमूव कर देंगे या नया कोई सर्विसेज लाएंगे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। इट इंश्योर दैट IT सर्विसेज आर कंटिन्यूअली इवेल्युएटेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस गोल्स एंड दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इफिशिएंटली, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक के पास जो रिसोर्सेस है
उसको ब्रांच का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करवाना है, एडवर्टाइजिंग भी लग करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस भी देने हैं, बढ़ाना है, उनका फैसिलिटी भी बढ़ाना है, साथ ही साथ जो है वो नया सर्विसेज भी लाना है। तो सबको बैलेंस करते हुए अपना पोर्टफोलियो को वो जो है वो मैनेज करेगा, कौन सा सर्विस रखना है, कौन सा नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट क्या है? देखिए, डिमांड मैनेजमेंट क्या है कि फ्यूचर ट्रेंड्स जो होगा ना, फ्यूचर ट्रेंड्स जो आईटी सर्विसेज में हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करके उसके लिए तैयार रहना, ये भी आईटी स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। ठीक है, कि फ्यूचर में आपको जो है वो क्या रिक्वायर हो सकता है, तो उसके लिए आप जो है वो अभी से तैयार रहोगे। तो ये क्या हमारा होता है, इसको बोलते हैं डिमांड मैनेजमेंट। यानी जब डिमांड आएगा तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, चलिए इसको एक बार जो है वो पढ़ लेते हैं। डिमांड मैनेजमेंट में मैंने क्या लिख रखा है। डिमांड मैनेजमेंट में मैंने क्या लिख रखा है, टू अंडरस्टैंड and anticipate the demand of IT services and align the delivery of these services accordingly. To understand and anticipate the demand, मतलब जो फ्यूचर में जो डिमांड आएगा, ठीक है, उसको अभी से एंटिसिपेट करना। ठीक है, एंटिसिपेट करना, ठीक है, और उसके लिए जो है एक तरीके से तैयार रहना। ठीक है, ठीक है, देखिए, फोरकास्टिंग, एनालाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज एंड अलाइनिंग सर्विस डिलीवरी विद डिमांड, कि हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है, और कस्टमर का डिमांड क्या हो सकता है उसको एंटिसिपेट करके हमको उस सर्विस के लिए तैयार रहना होगा कि ऑन डिमांड हम प्रोवाइड कर सके सर्विस को। ठीक है, नेक्स्ट आइए, प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। यदि मैं ऐसे सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक आईटी सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो है वो आपके बैंक में, आपके फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या प्रोसेस और प्रोसीजर है। मान लीजिए कि जनरली कुछ होता है ना कि आप बोर्ड से अप्रूव कराते हो पहले, ठीक है, आपको कुछ लेना है या कमिटी जो भी है, डिस्क्रिशनरी पावर जिसका भी हो, उसके बाद जो है जब बोर्ड से अप्रूव हो गया तो मान ली कुछ डॉक्यूमेंटेशन नोट वोट बन के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद आप वेंडर के लिए टेंडर करते हो। ठीक है, उससे पहले स्पेसिफिकेशंस वगैरह होता है, वेंडर सेलेक्ट करते हो, फिर वेंडर सेलेक्ट SLA वैसले कर लिया, फिर उसके बाद जो है वेंडर को काम पे लगाते हो। ठीक है, ऐसे नहीं, इसके बीच में बहुत सारा होता है कि कोई प्रोडक्ट बनवाना है तो फिर एक अलग ही प्रोसेस होगा, टाइमलाइन होगा, ठीक है, टेस्टिंग फेस्टिंग UAT सब कुछ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा और भी बहुत सारा चीज़। तो मान लीजिए कि ये एक आईटी सर्विसेज को ऑनबोर्ड करने के लिए है ना, तो प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर यही होता है कि एक आईटी सर्विसेज को आपके अपने ऑनबोर्ड करना है, लाना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है, तो स्टेप्स क्या होंगे। अब एक बार पढ़ लीजिए इसको। टू इस्टेब्लिश अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ आईटी सर्विसेज, a well-defined process infrastructure ensures consistent service quality, efficiency in service delivery and the ability to quickly adapt to changing business needs. और मान लीजिए आपका जो प्रोसेस होना चाहिए वो कम्प्लेक्स नहीं, सिंपल होना चाहिए, कि आप क्विकली जो है वो, कि मान लीजिए कि हमें ऑन डिमांड टाइप का कुछ सर्विसेज लाना है या, ठीक है, तो उसके लिए आप फ्लेक्सिबल रह सको। तो जनरली प्रोसेस यही है कि प्रोसेस और प्रोसीजर टू ऑन बोर्ड आईटी सर्विस, ठीक है, तो यही होता है प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आईटी स्ट्रैटेजी में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लीजिए। हमने क्या क्या देखा, फिनेंशियल मैनेजमेंट देखा, सर्विस वैल्यूएशन देखा, सर्विस वैल्यूएशन का ये दो टाइप भी देखा, प्रोविजनिंग वैल्यू और सर्विस वैल्यू पोटेंशियल, जिसमें मैक्स और इसमें सिर्फ वैल्यू, इसमें मैक्स वैल्यू देखते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखे, डिमांड मैनेजमेंट, प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब आईटी स्ट्रैटेजी का पार्ट था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्या, RBI पेमेंट सिस्टम विजन।
ठीक है, कि पेमेंट सिस्टम को लेकर के आरबीआई का विज़न क्या है। देखिए, टाइम टू टाइम आरबीआई क्या करता है कि एक विज़न डॉक्यूमेंट ना पब्लिश करता है, ठीक है, और जिसमें डिफरेंट मतलब कि पैरामीटर्स पे एक तरीके से ये रिपोर्ट होता है कि वो बताते हैं कि नया पेमेंट चैनल क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग को सिक्योर कैसे किया जाए, एग्जिस्टिंग में कोई मॉडिफिकेशन है तो वो बताएंगे। तो अपना वो जो विज़न है उसको बताते रहते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। The Reserve Bank of India periodically outlines its vision for the development and enhancement of the payment system in India through document known as the Payment System Vision. This vision document typically encompasses a multi-year strategy focusing on various aspects of payment and settlement system to make them safe, efficient, accessible, inclusive एंड कंप्लाइंट विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। देखिए, जब इसका नाम लोग देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट तो समझ में आ जाएगा। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ना, वो किस किस पैरामीटर पे बनता है, एक तरीके से क्या क्या इसमें रहता है। देखिए, एक हो गया इनहैंसिंग डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, promoting innovation and competition, ensuring security and trust, improving accessibility and inclusiveness, strengthening customer protection, compliance with global standard, cost-effective solution, encouraging payment system research innovation, regulatory and supervisory framework। ये सारा का सारा जो है की है, ठीक है, जिसमें जनरली इसको एड्रेस किया जाता है। तो एक बार वन लाइन करके देख लेते हैं। इनहैंसिंग डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब क्या है कि मान लीजिए डे बाय डे तो ट्रांजैक्शन तो बढ़ ही रहा है, काउंट और अमाउंट दोनों में, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो आप सिस्टम को उस हिसाब से जो है वो रोबस्ट बनाना जिससे वो फ्यूचर रेडी रहे, ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम को हैंडल कर सके। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इनोवेशन एंड कंपटीशन, कि इनोवेशन भी आना चाहिए, इजी होना चाहिए लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें विजन डॉक्यूमेंट में ये इसको भी एड्रेस करते हैं। सिक्योरिटी और ट्रस्ट, पहले मान लीजिए बहुत पहले ऑनलाइन में ट्रस्ट लोगों का नहीं था, लेकिन आज के टाइम में ट्रस्ट है, तो आरबीआई कहीं ना कहीं काम कर रहा है तभी तो। इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, लेकिन जो भी मान लीजिए है पेमेंट सिस्टम्स तो वो अवेलेबल भी होना चाहिए। अब मान लीजिए नेफ्ट आरटीजीएस ही है तो आप मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और ब्रांचेज से भी हो सकता है, ठीक है, तो एक्सेसिबल होना चाहिए। स्ट्रेंथिंग कस्टमर प्रोटेक्शन, तो देख ही रहे हैं कि डेटा प्राइवेसी को लेकर के आरबीआई जो है वो बहुत सारा गाइडलाइंस अभी आया था कुछ दिन पहले भी, तो टाइम टू टाइम इस पे भी जो है वो विजन डॉक्यूमेंट में एड्रेस किया जाता है। कॉम्प्लाइंस विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारा जो भी पेमेंट सिस्टम है तो उसको वो कंप्लाई करेगा, तो इसके लिए वो धीरे धीरे जैसे सिंपल देखिए ना कि एटीएम पहले आपका जो है वो मैग्नेटिक चिप वाला आता था, है ना, बाद में ईएमवी वाला आया गया, तो ईएमवी तो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था इंडिया से बाहर, ठीक है, तो हम लोगों के लिए भी मैंडेटरी कर दिया कि नहीं, बैंक अब जो है ईएमवी कार्ड ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल बताया, और भी बहुत सारी चीज़ों में। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, एफोर्डेबल हो सबके लिए। अब जैसे यूपीआई को अभी इन्होंने इंटरचेंज रेट तो मिलता नहीं है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एटीएम जैसे है, तो पीएनबी का कस्टमर यदि एसबीआई पे पैसा निकालने के लिए गया, ठीक है, और उसका पहला ट्रांजैक्शन है कस्टमर के अकाउंट से तो कुछ नहीं गया, लेकिन पीएनबी तो पे करता ही है एसबीआई को, यदि उस पर गया है उसको कोई मतलब नहीं कि उसका कस्टमर का पहला या दूसरा, इशूअर जो भी है वो एक्वायरर को पे करेगा ही करेगा पैसा, सेम सबके साथ होता है। लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है, बैंक भी एक दूसरे को कुछ पे नहीं करते हैं। तो इसी तरह कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए।
इनकरेजिंग पेमेंट सिस्टम रिसर्च एंड इनोवेशन, कि पेमेंट सिस्टम जो है वो क्या होना चाहिए, इसमें इनोवेशन आना चाहिए, ठीक है, जो हम इसको जो है वो इनकरेज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क, ठीक है, कि टाइम टू टाइम जो है वो आरबीआई क्या कर रहा है कि अपने सुपरवाइजरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी स्ट्रांग बनाता जा रहा है। अब देखिए ना कि यदि ऐसा नहीं होता अच्छा, तो एटीएम का जैसे आपका पैसा डेबिट हो गया, 5,000 निकालने गए आप, एटीएम से नहीं निकला, तो यदि आपको वो T+5 है शायद इसमें नहीं मिलता है, तो आपको 100 रुपया रोज के हिसाब से देगा आपका बैंक, ठीक है। जहां पर भी आप पैसा निकालने गए थे वो बैंक एक्चुअली पे करेगा, ठीक है। तो आपका बैंक जो है वो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे करेगा, ईश्वर वाला नहीं, आपका बैंक करेगा। तो ये सारी बातें हैं इसमें विजन डॉक्यूमेंट में, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, डिफरेंट जो है वो अल्टरनेट चैनल, जैसे ईसीएस के बारे में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो है वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या आया ना, कि मान लीजिए कि एक कंपनी को डिविडेंड देना है अपने स्टाफ को, तो अब है क्या कि मान लीजिए कोई एक ही अकाउंट में डेबिट होगा, क्रेडिट हो सकता है मल्टीपल अकाउंट हो, या फिर गवर्नमेंट जो है वो जैसे पीएम किसान का पैसा आता है, कोई बेनिफिशियरी का पैसा आता है, तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है, ठीक है, क्या करेगा, मान लीजिए गवर्नमेंट का जो भी बैंक हो, एसबीआई के थ्रू आया, जिसके थ्रू भी आए, तो कोई एक अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, है ना। तो ईसीएस किस लिए आया, ये जो बल्क ट्रांजेक्शन होता है ना, मान लीजिए 1,00,000 2,00,000 ट्रांजेक्शन होना है, 10-20 लाख होना है, तो उसके लिए जो है ये ईसीएस आया था, ठीक है। ECS is an electronic mode of payment receipt of transaction that are repetitive and periodic in nature, ठीक है। ECS is used by institution for making bulk payment of amount towards distribution of dividend, interest, salary, pension, और for bulk collection of amount towards telephone, electricity bill, ठीक है। मान लीजिए दोनों है ना कि एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट में जा रहा है ना, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक ही मल्टीपल अकाउंट से, अभी क्या हो रहा है, सेम एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक उल्टा भी तो होता है कि मल्टीपल लोग जो है वो किसी एक अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक, ये भी होता है। तो इसके लिए जो है, इस काम सब के लिए जो है वो क्या है हमारा ECS है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अब ECS क्रेडिट क्या होता है, ECS क्रेडिट क्या होता है कि मल्टीपल क्रेडिट और सिंगल डेबिट, ठीक है, कि बहुत सारा अकाउंट क्रेडिट होगा एक अकाउंट डेबिट करके, तो वो हो जाएगा ECS क्रेडिट। अच्छा ECS डेबिट क्या होगा, तो देखिए ECS डेबिट कहेगा तो मतलब मल्टीपल डेबिट, ECS क्रेडिट कहेगा तो मल्टीपल क्रेडिट, ठीक है। तो यदि ECS डेबिट बोलेगा तो मल्टीपल डेबिट, सिंगल क्रेडिट। अब ECS क्रेडिट कब यूज होगा, ECS डेबिट कब यूज होगा। देखिए ECS क्रेडिट कब यूज होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी को सैलरी देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ को जब वो सैलरी देगा तो क्या होता है, एक अकाउंट कोई डेबिट होता है, सारे एम्प्लॉयज़ का अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ECS क्रेडिट। आइए ECS डेबिट क्या है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अब मान लीजिए कि 1,00,000 लोग जो है वो किसी एक ही कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा 1,00,000 लोग क्या करेगा, एक ही अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, यानी मल्टीपल डेबिट होगा और सिंगल क्रेडिट होगा। तो मल्टीपल डेबिट है तो ECS डेबिट, दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यही है ECS, जहाँ पे
बल्क ट्रांजेक्शन होता है और बहुत मतलब नंबर में होता है, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आपको CTS के बारे में पढ़ना है। चलिए एक बार CTS को अच्छे से कहानी के फॉर्म में सुन लीजिए। देखिए CTS जो होता है चेक क्लियरिंग सिस्टम, तो क्या है, दो तरीके का है, एक होता है इनवर्ड चेक और एक होता है आउटवर्ड चेक। ठीक है, तो इनवर्ड चेक क्या है और आउटवर्ड चेक क्या है, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इनवर्ड क्या हो गया कि मान लीजिए कि आप SBI में काम करते हैं। ठीक है, आप SBI में काम करते हैं, तो अब आपका जो कस्टमर है, ठीक है, आपका कस्टमर है और वो किसी को चेक दिया। मान लीजिए कि आपका कस्टमर राम है। ठीक है, अब राम के पास तो SBI का चेक हो गया। अब श्याम जो है वो PNB का कस्टमर है। ठीक है, तो राम श्याम को कोई चीज़ खरीदा होगा तो श्याम को चेक दे दिया 5,000 का, भाई श्याम ले 5,000 का चेक दे दिया उसको। अब क्या होगा कि श्याम अपने बैंक PNB में जमा करेगा, फिर PNB में आपके पास आएगा, तो यानी आप ही का चेक जो है वो आपके पास आ रहा है और पैसा आपके बैंक से बाहर जा रहा है। तो ये हो गया इनवर्ड चेक हो गया। इनवर्ड चेक में इंस्ट्रूमेंट आपके ही बैंक का रहता है, और आउटवर्ड चेक में उल्टा हो जाएगा कि यदि उसमें क्या होता है, आउटवर्ड चेक में क्या होगा, आउटवर्ड चेक रहेगा तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट बाहर जाएगा, वो दूसरे बैंक का होता है और पैसा आपके पास आएगा। इनवर्ड में क्या हो रहा है, चेक आप अपने बैंक का लेते हो, बदले में राम का अकाउंट डेबिट करके श्याम को 5,000 दे रहे हो। पहले तो श्याम के बैंक को दोगे ना, फिर श्याम का बैंक अपना श्याम के अकाउंट में डाल देगा। तो CTS में, अब देखिए CTS में यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन आया था डिजिटल बैंकिंग में, इसमें आएगा कि नहीं, कि हाउ मेनी ग्रिड्स आर देयर इन इंडिया। तो CTS के लिए 3 ही ग्रिड है, चेन्नई मुंबई और चेन्नई मुंबई और न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये अपना जो है वो ग्रिड है। ठीक है, 3 ग्रिड। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो कभी कभार क्या पूछता है कि आपको पूछ देगा कि पार्टीज कौन कौन होते हैं CTS में, तो उसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए ड्रॉई, एक होगा ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई, बस 3। अब देखिए एक आदमी है, ए मान लीजिए ना एक शॉपकीपर है, और बी भी एक बड़ा शॉपकीपर है। ठीक है, एक बड़ा शॉपकीपर है। अब ए ना कोई सामान लिया बी से, बदले में इसको चेक दे दिया, 5K का एक चेक दे दिया। अब रंग बदल लेते हैं, कलर। ठीक है, इसको दे दिया। तो अब देखिए, तो ड्रॉयर कौन है, तो ए हो गया ड्रॉयर। ए जो है वो साइन करके अपना चेक बी को दे रहा है। ठीक है, ड्रॉई कौन हो गया, तो ए का बैंक, यदि SBI का है तो इसका बैंक SBI, इसका PNB है मान लीजिए, तो ए का बैंक हो गया ड्रॉई। और पेई कौन हो गया, बी को ही ना पैसा दे रहा है, तो बी हो गया पेई, बेनिफिशियरी आइदर टू होम द अमाउंट इज टू बी पेड। तो चेक में पार्टी समझ में आ गया, इनवर्ड आउटवर्ड चेक समझ में आ गया। अच्छा, पता है इससे रिलेटेड, ये बुक में नहीं है, पॉजिटिव पे मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया। अभी क्या हुआ ना कि देखिए हर बैंक में यदि आप लोग क्लियरिंग में कोई काम किए होंगे तो होता क्या है कि एक अमाउंट से ज़्यादा, जनरली ये 1 लाख रुपया होता है, कि 1 लाख से ज़्यादा का यदि चेक आया तो हम कस्टमर को कॉल करते हैं कि भाई तुम ये बोल रहे हो, तुमने इतना से ज़्यादा का चेक इशू किया है, 4 लाख का चेक इशू किया है इस आदमी को, जहाँ से भी आपके पास क्लियरिंग के लिए आए। तो बोलता है हाँ, तो हम करते हैं पास, नहीं तो नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव पे सिस्टम क्या बोला कि मान लीजिए कि ए SBI का कस्टमर है, तो ए क्या करेगा, एक SBI उसको एक ऐप प्रोवाइड करेगा या एक फैसिलिटी, जहाँ पे जब भी वो चेक इशू करेगा तो उस पर डालेगा, लिखेगा कि हाँ ये चेक मैंने इसको दिया है। अब क्या होगा कि जब क्लियरिंग के लिए आएगा ना, एक तरीके से कंसेंट देगा उसके थ्रू,
तो एसबीआई का कस्टमर एसबीआई के एक ऐप के थ्रू यदि कंसेंट देगा चेक इशू करने के बाद, तो क्या होगा कि जब क्लियरिंग में एसबीआई के क्लियरिंग हाउस जहाँ पे भी एसबीआई क्लियरिंग हो रहा होगा वहाँ पे जब आएगा तो वो देख लेगा कि हमारा कस्टमर चेक इशू किया है, मान लीजिए 5 लाख का किसी को, तो क्या उसका कंसेंट है कि नहीं है। कंसेंट है तो कॉल वॉल करना नहीं है, कंसेंट देखा क्लियर कर दिया। तो पॉजिटिव पे सिस्टम इसी के लिए आया था। और पॉजिटिव पेमेंट डालना तब जरूरी था जब आप 50,000 से ऊपर जो है वो आपका अमाउंट जो है वो 50,000 से ऊपर का है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पे तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेफ्ट और आरटीजीएस को देखते हैं। तो नेफ्ट और आरटीजीएस क्या है, देखिए नेफ्ट आप तो जानते हैं, नेफ्ट सब करते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखिए आरटीजीएस जो है वो इमीडिएट सेटलमेंट होता है ना, इमीडिएट होता है। नेफ्ट जो है वो इमीडिएट नहीं, तो बैच बेसिस पे होता है ना। अब हाफ 30-30 मिनट का एक बैच होता है। ठीक है, तो एक बस यही याद रखिएगा कि आरटीजीएस इमीडिएट हो गया, नेफ्ट जो है वो बैच बना के होता है। ठीक है, देखिए तो नेफ्ट में जो पहला बैच चलता है वो चलता है कब, 12:30 बजे रात में, एंड होता है 12 बजे। ठीक है, और ये 2019 के बाद जो है वो 24/7 365 डे हो गया था। चार्जेस जो है सेविंग अकाउंट पे कुछ भी नहीं है। और जब आप कोई नेफ्ट करना होता है तो आपको क्या चाहिए, मान लीजिए ए बी को नेफ्ट करना चाह रहा है तो ए के पास बी का आईएफएससी कोड चाहिए होगा, अकाउंट नंबर चाहिए होगा, 2 चीज़ तो चाहिए होगा। ठीक है, नेम और ब्रांच है तो और बढ़िया है। और नेफ्ट का रेगुलेटर कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीन और मैक्स लिमिट क्या है नेफ्ट का, तो कुछ नहीं है, उसका मीन और मैक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेफ्ट का कहानी यही था। चलिए अब आरटीजीएस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरटीजीएस जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम सेटलमेंट होता है। ईच ट्रांजेक्शन जो है वो इंडिविजुअली सेटल होता है। अपर सीलिंग इसमें नहीं है कुछ, लोअर सीलिंग 2 लाख है। 2020 के बाद ये भी 24/7 हो गया था। ठीक है, एक बात और, वंस प्रोसेस्ड आरटीजीएस ट्रांजेक्शन आर फाइनल एंड इरिवोकेबल। एक बार यदि आरटीजीएस ट्रांजेक्शन हो गया तो ये फाइनल है, इरिवोकेबल है, मतलब आप इसको कॉल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, रेगुलेटर कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टाइमिंग क्या है, तो 24/7। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट में मिनिमम अमाउंट कम से कम 2 लाख, मैक्सिमम का कोई सीलिंग नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा आरटीजीएस में भी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, आईएमपीएस। देखिए आईएमपीएस क्या है, तो ये है क्या, इंस्टेंट इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ये भी 24/7 है, और ये भी जैसे आप ट्रांसफ़र करते हो तो सेटल हो जाता है। रेगुलेटर कौन है, देखिए पेमेंट सिस्टम जो भी है ना, सबका रेगुलेटर आरबीआई होगा, तो आरबीआई होगा। थ्रू एनपीसीआई लिखने का कोई मतलब है नहीं, मैंने लिख दिया है। इसको लाने वाला एनपीसीआई है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन रेगुलेटर आरबीआई ही है। लिमिट क्या है, तो इसका ट्रांजेक्शन है 5 लाख पर ट्रांजेक्शन लिमिट है, याद रखिए। एक बार में 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी एक बात और याद आ गया मुझे कि अभी ना यूपीआई में भी 5 लाख होने वाला है। अभी 1 लाख था ना, अभी तक 5 लाख होगा। तो 5 लाख पर ट्रांजेक्शन है, बट डे लिमिट जो है वो बैंक अपना लगाता है, वो भी कस्टमर देख करके लगाता है। ठीक है, तो डे लिमिट नहीं है, ट्रांजेक्शन लिमिट है, वो है 5 लाख का। टैट फॉर इनवार्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, इनवार्ड ट्रांजेक्शन मतलब क्या, कि ये मान लीजिए कि हमारा बैंक है एसबीआई, अब हमारे कस्टमर को कोई आईएमपीएस कर रहा है, हमारे कस्टमर को कर रहा ना, तो हमारे लिए इनवार्ड हो गया। तो इनवार्ड के केस में क्या है कि T+1 डे पे हमको पैसा देना है। कब होता क्या है, मान लीजिए कोई भी अल्टरनेट ट्रांजेक्शन हो, तो अकाउंटिंग कैसे होता है, सिंपली आप सोचिए। ऐसे ही ना होता है कि मान लीजिए ये है पीएनबी, ये है एसबीआई।
अब यहाँ से कोई पैसा यहाँ जाना है, ए है पीएनबी कस्टमर और एसबीआई का बी है। अब ए बी को पैसा भेजना चाह रहा है, तो क्या होगा कि ए का मान लीजिए 5,000 भेज रहा है, तो ए का अकाउंट 5,000 से डेबिट होगा और पीएनबी का पुल अकाउंट या बैलेंसिंग अकाउंट या जो अकाउंट बोलिए आप, सेटलमेंट अकाउंट बोलिए, वो इतना से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन हो जाएगा कि जहाँ भी आरबीआई है, ठीक है, मान लीजिए आरबीआई को पास ऑन हो जाएगा कि एसबीआई को दे दो, तो इसका भी आरबीआई के साथ अकाउंट है, एसबीआई का भी है, तो इसको मिल गया कि हाँ भाई दे दो। तो अब इसके पास मैसेज चला गया और इसका जो करंट अकाउंट है एसबीआई का आरबीआई के साथ, वो क्रेडिट डेबिट हो गया, मैसेज आ गया, एसबीआई के पास मैसेज आ गया, तो वो क्या करेगा, बी का अकाउंट इतना से क्रेडिट कर देगा। तो जनरली यही होता है। तो इनवर्ट ट्रांजेक्शन के केस में क्या होगा कि मान लीजिए हमारे कस्टमर को कोई पैसा भेज रहा था, तो हो सकता है हमारे बीजीएल लेवल पे रह गया है, हमारे अकाउंट लेवल पे रह गया, कस्टमर का अकाउंट नहीं हुआ, तो हमें T+1 डे में देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो 25 रुपया प्लस जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है। आउटवर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, आउटवर्ड ट्रांजेक्शन क्या है कि जो हम भेज रहे थे किसी को, ठीक है, हम किसी, हमारा कस्टमर किसी को भेज रहा था, तो उसमें है T+5 डे, उसमें T+1 था, ये देख लीजिए, भेज रहा है किसी को T+1, भेज रहा है नहीं, रिसीव कर रहा है, मुझे बोलना चाहिए, हमारा कस्टमर यदि रिसीव कर रहा है बाहर से, ठीक है, तो यदि रिसीव कर रहा है वो बाहर से या अंदर से वो रिसीव कर रहा है, यानी हमारे कस्टमर के पास पैसा आ रहा है तो T+1 डे में देना पड़ेगा हम लोगों को उसके अकाउंट में, नहीं तो 25 रुपया प्लस जीएसटी वो चार्ज करेगा। आउटवर्ड में क्या होता है कि T+5 डे, मतलब कि हम यदि भेज रहे हैं, हमारा कस्टमर किसी को भेज रहा है तो T+5 डे है, और नहीं तो 25 प्लस जीएसटी उसको देना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। अब देखिए पार्टिसिपेंट कौन कौन है आपको इसके केस में, आईएमपीएस के केस में, तो एक हो गया रिमीटर मतलब सेंडर, बेनिफिशियरी जिसको भेज रहे हैं रिसीवर, और एक हो गया बैंक्स, ठीक है, और एक हो गया सबका इसमें जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कौन, एनपीसी है, नहीं नेशनल फिनेंशियल स्विच या फिर एनपीसी है। आपको याद होगा यदि एनएफएस जो है वो पहले उसको आईडीआर बीटी देखता था, याद है ना, बाद में क्या हो गया कि एनपीसीए उसको देखने लग गया, तो आईएमपीएस है तो एनएफएस एनपीसीए जो है वो देखता है, वो भी है, मतलब सेंडर बैंक, रिसीवर बैंक और एनएफएस या एनपीसीए बोल सकते हैं, ये सब। ठीक है, आगे आइए यूपीआई। यूपीआई क्या है, यूपीआई है, देखिए यूपीआई जब भी माइंड में आता है ना तो फिर एक ही बात आता है दिमाग में, क्यूआर कोड, है ना। ठीक है, तो चलिए यूपीआई देखते हैं। देखिए यूपीआई में क्या है ना कि कैशलेस इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो एनपीसीआई के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया था कि छोटा छोटा पेमेंट जो है 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 50, 100, 200, 400, 500, तो उसके लिए लाए। तो अभी का जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो क्या है, पर ट्रांजेक्शन लिमिट 25 के है और डे लिमिट 1 लाख है ना, अभी 5 लाख होने जा रहा है, ये बात याद रख लीजिए। बैंकों को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि 5 लाख कर देने के लिए, ठीक है ना, कर भी दिया है किसी बैंक ने, ठीक है। तो इतना कहानी पढ़ने का इसमें नहीं है, एक दो चीज़ पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो इसमें ना हम लोग वीपीए या यूपीआई आईडी के थ्रू जो है वो करते हैं। जैसे मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ मान लीजिए, तो आपका मोबाइल नंबर @YBL ऐसा करके आता है ना, है ठीक है, @HDFC ओके ऐसा करके होता है। तो ये सब डिफरेंट जो है वो आईडी है, या तो आपके मोबाइल नंबर से या आपके यूपीआई आईडी से पैसा किसी से भी आप सेंड रिसीव कर सकते हैं। यूपीआई ऐप जो है वो कौन कौन सा है, तो फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे, भीम, मोबीक्विक, एसबीआई, बीओबी, यूपीआई, ये सब जो है यूपीआई का एग्जाम्पल है। हु रेगुलेट यूपीआई, तो आरबीआई। देखिए कोई सा भी पेमेंट सिस्टम होना, रेगुलेटर उसका जो है वो कौन होगा, आरबीआई होगा। यूपीआई इज फ्री और नोट, तो यूपीआई फ्री है क्योंकि बैंक को भी ना इंटरचेंज फी नहीं देते हैं, इंटरचेंज फी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज पर डे लिमिट, पर ट्रांजेक्शन लिमिट इन यूपीआई, तो पर डे लिमिट है 1 लाख और पर ट्रांजेक्शन लिमिट है 25K मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन में। अभी मैंने बताया कि ये 5 लाख हो रहा है पर डे का, ठीक है। यूपीआई इशूअर और यूपीआई एक्वायरर जो है वो क्या है, एक बार देख लीजिए।
यदि ए सेंड कर रहा है पैसा बी को, तो ए क्या हो गया, इशूअर, और ए का बैंक हो गया इशूअर बैंक, बी हो गया एक्वायरर, और बी का बैंक हो गया एक्वायरर बैंक। लेकिन पता है, आप एक चीज़ सोचो कि आप ना, आपका जो बैंक है उसके पास यूपीआई ऐप नहीं है, आप मान लो थर्ड पार्टी है, फ़ोन पे गूगल पे यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा? तो उस टाइम में क्या होगा कि हो सकता है किसी केस में कि ईश्वर मान लीजिए आप है, एक्वायरर जो है वो क्या होगा, होता तो ये है कि फ़ोन पे जो मान लीजिए है तो उसका भी कोई सेटलमेंट बैंक होता है ना, ठीक है, तो वो उसके थ्रू जो है वो बेनिफिशियरी को पैसा चला जाता है। ठीक है, आप इतना ही याद रखिए कि ए बी को भेज रहा है तो ए का बैंक ईश्वर बैंक हो गया, ए ईश्वर हो गया, बी का बैंक एक्वायरर बैंक, और बी एक्वायरर हो गया, खत्म। व्हेन यूपीआई लिमिट इज लोअर टू 5,000 कब होता है? देखिए, जब भी आप यूपीआई रजिस्टर्ड करते हैं ना अपने नए मोबाइल पे, ठीक है, तो क्या होता है कि उस टाइम में आपका जो होता है वो 5,000 ही रहता है 24 घंटे के लिए, फिर आपको फुल फ्लेज लिमिट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, टैट फॉर यूपीआई क्या है? तो टैट फॉर यूपीआई T+1 डे, और ये क्या है, RS 100 पर डे पेनल्टी यदि T+1 डे पे नहीं दिया। अच्छा, मैं टी तब से यूज़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? देखिए टी क्या है, 25 को आपने ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, 25 को 12 बजे रात से पहले, ईओडी आप समझ लो 12 बजे होता है, एनपीसीआई का ओडी शायद 11 बजे के आसपास होता है, ठीक है, तो आप 12 बजे से पहले आपने किया तो अगले दिन के 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगा, रात के 12 बजे से पहले, ठीक है, T+1 डे हुआ। यदि आपको मान लीजिए 25 को ट्रांजेक्शन किए, 26 के रात 12 बजे तक नहीं आता है, मान लीजिए 25 को आपने दिन में 2 बजे दिन में आपने किया था, दोपहर में, ठीक है, तो 25 को आपने किया ट्रांजेक्शन, तो 26 को ना 12 बजे रात से पहले, मिडनाइट से पहले आ जाएगा, नहीं आएगा 27 को मिलेगा, तो आपको 100 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक बैंक जो होता है उसका जो बैक ऑफिस का स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे, ठीक है, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, तो बैक ऑफिस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एक होता है ब्रांच बैक ऑफिस, सिटी बैक ऑफिस और नेशनल बैक ऑफिस। आप ऐसा समझ लो कि ये हो गया सबसे नीचे 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये हो गया 1 नंबर पे, ये दिमाग में रखो आप, ठीक है, समझने के लिए। आइए इसको सीधे डिस्कस करते हैं। ब्रांच बैक ऑफिस क्या होता है कि ये इंडिविजुअल ब्रांच में होता है, और इसका काम है ब्रांच बैक ऑफिस का काम कि डे टू डे काम करना, ठीक है ना, हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग टास्क स्पेसिफिक टू दैट ब्रांच, अकाउंट ओपनिंग, प्रोसेसिंग, लोन एप्लीकेशन, ये सब काम होता है इसका। और यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, और हायरार्की में देखा जाए तो सबसे ऊपर में ये आता है, सबसे ऊपर मतलब एक तरीके से पावर में सबसे छोटा, है ना, ये आता है। इससे ऊपर जो है, ठीक है, वो होता है सिटी बैंक ऑफिस, क्योंकि एक सिटी के अंदर तो ब्रांच बैक ऑफिस कितना भी हो सकता है, सिटी में तो बैक ऑफिस एक ही होगा। मेजर सिटीज़ में होता है, ग्रुप ऑफ ब्रांचेज को ये लुक आफ्टर करता है। इसका काम क्या है कि कंसोलिडेशन और कोऑर्डिनेशन बियॉन्ड अ सिंगल ब्रांच, दिस माइट इंक्लूड रीजनल कंप्लायंस, एडिशन ऑफ ब्रांच एक्टिविटी, ऑडिटिंग ऑफ ब्रांच एक्टिविटी, रीजनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हैंडलिंग मोर कम्प्लेक्स कस्टमर इशूज। मतलब ब्रांचेज को एक तरीके से ये जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑडिट देना या एडवर्टाइजिंग देखना या रूल्स बनाना उस सिटी में जो ब्रांचेज है उसके लिए। प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू ब्रांचेस विद इन इट्स जुरिडिक्शन, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशंस एंड एडहेरेंस टू पॉलिसीज। रोल क्या होता है, तो एज अ मिडिल लेयर ये क्या करता है, ब्रांच लेवल से, ब्रांच ये बीच में आ गया ना, मान लीजिए इधर तो हो गया ब्रांच बैक ऑफिस, इधर हो गया नेशनल बैक ऑफिस, तो दोनों के बीच में है ये, इससे कोऑर्डिनेट करता है, ये ब्रांच को इससे कोऑर्डिनेट करवाता है, बीच में मिडिल लेयर यही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा होता है नेशनल बैक ऑफिस, ये सबसे ऊपर होता है ऐसे देखेंगे तो ये क्या होता है, जनरली ये इसका हेड ऑफिस जो है किसी सेंट्रल लोकेशन या एकदम हॉट लोकेशन पे जो है होगा, मुंबई दिल्ली में किसी हब सिटीज़ में। फंक्शन क्या है, तो पूरा का पूरा जो नेशन वाइड ऑपरेशंस है उसको लुक आफ्टर करना। सिटी बैंक क्या कर रहा था, सिटी ब्रांच बैक ऑफिस जो था वो सिटी में जो ब्रांचेज है उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, या फिर
जो रीजनल लेवल पे जो काम है वो कर रहा था। ब्रांच बैक ऑफिस का काम था डे टू डे काम को अंजाम देना। और नेशनल हमारा जो है ये बैक ऑफिस, तो ये हो गया एक कंट्री लेवल पे एक होगा, तो उस कंट्री के अंदर में जो भी ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, काम कैसे करना है, तो इसके लिए एनबीओ हो गया, ठीक है, नेशनल बैक ऑफिस। ये क्या करता है, तो दिस इंक्लूड्स फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, नेशन वाइड कंप्लाइंस, रिस्क मैनेजमेंट, हैंडलिंग हाई रिस्क फंक्शन, ये सब करता है। और इसका काम है इसके नीचे जो है सीबीओ और बीबीओ उसके साथ कोऑर्डिनेट करना। और हायरार्की में चूंकि ये हाईएस्ट ऑपरेशनल लेयर पे है, तो जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन होंगे, नेशनल लेवल कंप्लाइंस होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा, ये सब काम करेगा नेशनल बैक ऑफिस। तो हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट में लिखिए आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से ये चैप्टर बनाया है, ठीक है। यदि आप बुक देखोगे ना तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स लैंग्वेज पता नहीं लिख रखा है अजीब सा। तो मैं इसको जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल बना करके आप लोगों के सामने इसको रखा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारा घिकी बैंकर ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर एमसीक्यू और लेक्चर वीडियोस दोनों मिलेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर को छोड़ करके भी दूसरे आई सर्टिफिकेशन कोर्स भी हम लोग करते हैं, जैसे डिजिटल बैंकिंग का फुल कोर्स है, आईटी सिक्योरिटी का फुल कोर्स है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स आने वाले टाइम में आपको आईबीएफ का मिलेगा यहाँ पे। तो आप घिकी बैंकर ऐप को डाउनलोड करिए। कुछ भी आपका सजेशन रिक्वेस्ट कुछ भी हो तो ये अपना नंबर है। एक तरीके से 24/7 खुला होता है, लेकिन रात 11 बजे तक हम लोग जो है वो कॉल पिक करते हैं। तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं कभी भी, कुछ भी यदि आपका है। आप मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर जाएगा। चाहे आप मेल करो, ऐप में मैसेज करो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करो, कॉल करो, आपको रिप्लाई ज़रूर जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैंकर का ये हमारा जो है वो ग्रुप है। हमारा जो घिकी बैंकर्स चैनल है उसका मेन चैनल का ये हमारा जो है वो सब मेन ग्रुप है। ये डिस्कशन के लिए है और ये इस सर्टिफिकेशन के लिए है। हर सर्टिफिकेशन का अपना अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो और ये हमारा ऐप एंड्रॉयड iOS दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो आप एंड्रॉयड iOS कोई भी यूज़र है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज आवर फ़ोन नंबर, सो वी आर अवेलेबल। तो कुछ भी इशू हो तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी है, ठीक है, तो यूट्यूब को ग्रो करना है तो आप लोग जो है इसको शेयर करिए अपने सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी, ठीक है। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।